नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञान दूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मैं कोमल बंसल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपके साथ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर चर्चा करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये जो टॉपिक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज़ में आता है और पब्लिक फाइनेंस में भी यूज़ में आता है। यहाँ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस एक पेपर लगता है BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बताता क्या है। इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस और इनकम। यह सिद्धांत मुद्रा की मात्रा तथा कीमत के मध्य संबंध बताता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बताता है, यह मुद्रा की मात्रा और कीमतों के बीच में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, क्या रिश्ता है मुद्रा की मात्रा और कीमत के बीच में, ये बताता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कंप्लीट हो जाता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिए हैं। आज जो मेरा लेक्चर है वो मुख्यतः है फिशर QTM पर, कि फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है, फिशर का मुद्रा के बारे में क्या विचार है। लेकिन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कितने भागों में बांटते हैं, इस पर मैंने एक स्लाइड बनाई है। देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में सबसे पहले आता है क्लासिकल QTM। क्लासिकल्स के दो भाग हैं, फिशर QTM और कैम्ब्रिज QTM। फिशर एंड कैम्ब्रिज, इस लेक्चर में मैं फिशर पर बात करूंगी और अगले लेक्चर में मैं कैम्ब्रिज पर बात करूंगी। फिर है किंजियन QTM, मिल्टन फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट QTM, मॉडर्न QTM। मॉडर्न QTM में बोमोल, टॉबिन और पेटिंकन आते हैं। बोमोल, टॉबिन और पेटिंकन। जो क्लासिकल QTM है उसमें फिशर आएगा और कैम्ब्रिज आएगा। किंजियन QTM भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट QTM, ग्रेजुएशन के लिए तो फिशर, कैम्ब्रिज और किंजियन ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में भी पूछा जाता है, बोमोल, टॉबिन, पेटिंकन। अगर आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं, नेट देते हैं, नेट JRF का पेपर देते हैं या फिर टीचिंग में जाते हैं, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, इकोनॉमिक्स में आगे करियर बनाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि QTM में मिल्टन फ्रीडमैन, बोमोल, टॉबिन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आपको फिशर QTM पढ़ाऊंगी और आप पिछले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आप मैच कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिशर QTM पर, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ग्राफ पर, डायग्राम पर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं और हम जानते हैं कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके पहले कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। अर्थशास्त्र में कोई भी मॉडल पढ़ते हैं, कोई किसी की भी विचारधारा पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं की हम स्टडी करते हैं पहले। तो फिशर बेसिकली जो QTM की मान्यताएं हैं यहाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ। अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जो मान्यताएं लेते हैं वो ये है कि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। सेकंड है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो एक आदर्श बाजार है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रेता विक्रेता होते हैं और वस्तु की एक ही कीमत डिसाइड होती है। हम QTM थ्योरी में ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यह एक दीर्घकालिक विश्लेषण है। QTM ये मानता है कि जो विश्लेषण है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म का एनालिसिस है, शॉर्ट टर्म से इसको कोई मतलब नहीं है। प्रचलन वेग स्थिर रहता है। जो वस्तु का प्रचलन वेग होता है वो क्या रहता है यहाँ पर,
स्थिर रहता है। फिर है से का बाजार नियम लागू होता है। से का बाजार नियम का अर्थ है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, ये यहाँ पर लागू होता है। मुद्रा की पूर्ति बहिर्जात रूप से दी हुई होती है। मुद्रा की जो पूर्ति है वो बाहरी रूप में ही दी हुई होती है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है प्रचलन वेग। प्रचलन वेग का मतलब क्या होता है? प्रचलन वेग का मतलब होता है कि मुद्रा की कोई इकाई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, जितनी बार वह विनिमय का कार्य करे, वह मुद्रा की क्या कहलाती है? चलन गति, प्रचलन वेग कहलाता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, कोई नोट है वो ए से गया बी पर, बी को बी से गया सी को, सी से डी को और डी से ई को। इस तरह से वो नोट जो है वो काफ़ी बार हस्तांतरित हो जाएगा। जितनी बार वो हस्तांतरित होगा वो उसका चलन वेग होगा। या फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि मान लीजिए कि 10 रुपये का नोट है। 10 रुपये का नोट पहले ए के पास गया, ए से बी के पास, बी से सी के पास, ऐसा करते करते वो 10 व्यक्तियों को हस्तांतरित हो गया। 10 रुपये का नोट 10 व्यक्तियों को हस्तांतरित हो गया, तो मुद्रा का प्रचलन वेग कितना होगा? 100। 10 × 10, 10 रुपये का नोट था और 10 बार हस्तांतरित हो गया, यानी 100 रुपये बन गए वो। इस तरह से प्रचलन वेग निकालते हैं। पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकालीन विश्लेषण, प्रचलन वेग, से का बाजार नियम, मुद्रा की पूर्ति बहिर्जात, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इजी है। प्रचलन वेग का मतलब आपको मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। से का बाजार नियम तो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। जिस हिसाब से पूर्ति होगी उस हिसाब से मांग ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं जिसका नाम है फिशर क्यूटीएम, जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। फिशर का क्यूटीएम क्या है? फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में क्या विचारधारा दी है? फिशर के अनुसार केवल लेन देन के उद्देश्य के लिए ही मुद्रा की मांग की जाती है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे इरविंग फिशर। उन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया और इसको एक व्यवहारिक रूप प्रदान किया। फिशर का मानना था कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत केवल नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण से संबंधित है। नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण का मतलब है कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन के लिए की जाती है। और फिशर ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। फिशर की बुक का नाम है, देखिए बुक्स का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। कई बार एग्जाम्स में बुक्स के नाम पूछ लेते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये जो बुक है ये 1911 में लिखी थी उन्होंने, 1911 में लिखी थी। और इसमें कहा था कि मुद्रा की क्रय शक्ति खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा के सापेक्ष में मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो वस्तुओं की मात्रा के बजाय किस पर निर्भर करती है? मुद्रा की मात्रा पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू फिशर, मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव ओनली। फिशर मानते थे कि मनी का जो डिमांड है, मुद्रा की जो मांग है, वो केवल लेन देन उद्देश्य के लिए की जाएगी। दैट्स वाई द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। यही कारण है कि इसमें प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ मनी में कैसा रिलेशन पाया जाता है? पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। दिस थ्योरी इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड बाई एल्जेब्रिक इक्वेशन एज वेल एज इट इज़ नॉन एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ये जो थ्योरी है ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, PT = mv, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिशर की जो इक्वेशन है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। द थ्योरी इज एक्सप्रेस्ड बाय एन एल्जेब्रिक इक्वेशन एज वेल एज इट इज़ नॉन एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, विनिमय की समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये इक्वेशन क्या है? PT = mv, PT = mv। P का मतलब जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, T का मतलब ट्रांजैक्शन, M का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, V का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी। यहाँ देखिए कि T और V क्या है? कांस्टेंट है।
टी का मतलब ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और वी का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। हमने ये जो पहले मान्यताएं पढ़ी थी उसमें ये कहा है कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा और ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या दिखाता है? इट शोज़ द डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस में कैसा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है और डायरेक्ट पाया जाता है। मतलब मनी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, मनी कम होएगी तो प्राइस कम होगी। और कैसा रिलेशन है इसमें? एक तो डायरेक्ट रिलेशन है और एक पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब एक ही दिशा में रिलेशन होगा। अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी है, यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी है तो कीमत भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। और मुद्रा की मात्रा 3 गुनी है तो कीमत भी 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इनमें क्या सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू इसे बताने का प्रयास किया है आप सभी को। डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट है। एक्स अक्ष पर क्या लिया है हमने? यहाँ पर एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा ली है और वाई अक्ष पर कीमत स्तर लिया है। देखिए, जैसे जैसे कीमत स्तर बढ़ रहा है मुद्रा की मात्रा भी बढ़ रही है, उसी अनुपात में बढ़ रही है और एक सीधी रेखा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। P इज़ द फंक्शन ऑफ M, P इज़ द फंक्शन ऑफ M, प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ M। मुद्रा की मात्रा और प्राइस में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। जबकि जबकि दूसरी जगह क्या होगा कि मुद्रा कीमत और एक होता है परचेजिंग पावर। प्राइस और परचेजिंग पावर में कैसा रिलेशन होता है? अपोजिट। जितनी ज़्यादा कीमत होगी उतनी कम परचेजिंग पावर होगी, जितनी ज़्यादा कीमत होगी उतनी कम परचेजिंग पावर होगी। अगर प्राइस को हम पी से लिखते हैं, परचेजिंग पावर को लिखेंगे 1/p से। परचेजिंग पावर को लिखेंगे 1/p से। मुद्रा की मात्रा यदि दोगुनी कर दें तो प्राइस क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दें, प्राइस आधा रह जाएगा। देखिए, जैसा रिलेशन प्राइस के साथ होता है मुद्रा की मात्रा का, जैसा रिलेशन प्राइस के साथ है मुद्रा की मात्रा का, बिल्कुल इसके अपोजिट रिलेशन है परचेजिंग पावर का मुद्रा की मात्रा से। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जबकि परचेजिंग पावर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। परचेजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी मुद्रा की मात्रा उतनी ही कम होगी। परचेजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी मुद्रा की मात्रा उतनी ही कम होगी। जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन है। ये देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरपोलर डायग्राम बन रहा है यहाँ पर। इसे हिंदी में कहते हैं आयताकार अतिप्रवलय वक्र। आयताकार अतिप्रवलय वक्र। एक्सटेंशन ऑफ फिशर्स इक्वेशन। प्रोफेसर जो फिशर है ने पुरातन अर्थशास्त्रियों की इस मिथ्या और भ्रमपूर्वक मान्यता का खंडन किया है कि मुद्रा का परिमाण वैधानिक मुद्रा या उसकी चलन गति पर ही निर्भर करता है। अतः फिशर ने मुद्रा की परिमाण में साख मुद्रा व साख मुद्रा की चलन गति दोनों को ही समावेश किया है और इसका संशोधन जो है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए, जो फिशर का ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें केवल और केवल कॉइन्स और पेपर नोट्स को ही लिया गया था। फिशर की ओरिजिनल इक्वेशन में तो केवल कॉइन थे और पेपर नोट थे। मिनट, सिर्फ सिक्के थे और पेपर नोट्स थे, सिक्के थे और पेपर नोट थे। लेकिन बाद में फिशर के जो फॉलोअर्स आए उन्होंने कहा कि जो साख मुद्रा है, जो बैंक में पैसे पड़े हैं, वो भी मनी का ही भाग है। फिशर तो कहते थे केवल कॉइन है और जो पेपर नोट है वो क्या है? मनी है। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी PT इक्वल्स टू MV। M का मतलब पेपर नोट है और कॉइन है। लेकिन जो फिशर के अनुयायी आए उन्होंने ये रियलाइज़ किया, फिशर ने भी ये रियलाइज़ किया कि जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो भी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी का भाग है। इसलिए इस इक्वेशन को क्या कर दिया? PT इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। ये नया संशोधित रूप है, M1V1 प्लस M2V2। M1 का मतलब कॉइन्स और पेपर नोट्स, V1 का मतलब M1 का प्रचलन वेग,
M2 का मतलब साख मुद्रा, जो पैसे हमारे बैंक में पड़े हैं उसको कहते हैं M2। V2 का मतलब M2 का प्रचलन वेग। V2 का क्या मतलब हुआ? M2 का प्रचलन वेग। तो ये हो गया फिशर का एक्सटेंशन इक्वेशन, फिशर की एक्सटेंशन इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिटिसिज्म। देखिए कोई भी कंसेप्ट है, चाहे हम फिशर पढ़ें, कैम्ब्रिज पढ़ें, कीन्स पढ़ें, क्लासिकल्स पढ़ें, तो जो भी रूल आता है उसमें मान्यताएं भी होती हैं और लास्ट में उसका क्रिटिसिज्म होता है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, कुछ मान्यताएं लेकर चलती हैं और कहीं ना कहीं वो क्रिटिसिज्म का पात्र भी बनती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इनका जो संयोग है वो सराहनीय है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। प्रचलन वेग किसे कहते हैं, मुद्रा की मात्रा और कीमतों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, परचेजिंग पावर और मुद्रा की मात्रा के बीच में कैसा रिलेशन है। क्रिटिसिज्म में हम देखेंगे अवास्तविक मान्यताएं। अवास्तविक मान्यताओं में हम क्या लेते हैं? इस सिद्धांत में अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांतों की बात भांति अन्य बातें समान रहने पर कि काल्पनिक मान्यता से संबंधित अव्यवहारिक, भ्रमात्मक व रूढ़िपूर्ण बनाया है। इसमें हमने कहा है कि ना अन्य बातें समान रहें तो मनी और प्राइसेस में क्या रिलेशन है, अन्य बातें समान रही, मनी और परचेजिंग पावर में क्या रिलेशन है। तो ये बहुत ही भ्रमात्मक बनाया है इसको। सेकंड है व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील है। जो व्यापार की मात्रा होती है वो अल्पकाल में कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से व्यापार का विस्तार होता है। जैसे ही मनी बढ़ता है वैसे ही व्यापार का विस्तार होता है। मुद्रा विनिमय का स्थान द्रव्य विनिमय होता है। मंदी काल में मुद्रा गिरने से व्यापार घटता है। जब मंदी काल आता है तब मुद्रा गिरेगी तब व्यवहार घटता है। तो व्यापार की मात्रा जो है अल्पकाल में परिवर्तनशील है, अल्पकाल में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है ये दीर्घकाल की बात करता है। वास्तविक मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर नहीं होती। इसने कहा है कि वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति स्थिर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलन वेग घटता बढ़ता रहता है, ये भी परिवर्तनशील होता है। पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति अवास्तविक है। हमें हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहे यह ज़रूरी नहीं होता। हमेशा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहे यह ज़रूरी नहीं होता। ये भी जो मान्यता है ये अवास्तविक है। व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण नहीं होता। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्रों के कैसे मूल्य उतार चढ़ाव आएंगे इस पर बात नहीं करता। मंदी के समय में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद क्या सिचुएशन बनेगी, तेजी काल में क्या सिचुएशन बनेगी, इस पर मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बात नहीं करता। समयांतर की अपेक्षा, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में समय की बहुत उपेक्षा की हुई है। जैसे एकदम कीमत स्तर पर प्रभाव नहीं डालेगा, करंट स्थिति क्या है और कीमत स्तर में परिवर्तन होने में कुछ टाइम तो लगता है, तो टाइम लैग की उपेक्षा की गई है। टाइम लैग के बारे में कोई बात नहीं की गई। मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा, मुद्रा का एक और इम्पॉर्टेंट कार्य होता है जिसे हम संचय कार्य कहते हैं। संचय आप जब मैंने आपको मनी का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो मुद्रा का एक और कार्य है जो विशेष है वो है संचय करना, इसके बारे में बात नहीं की। वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा, जैसे मुद्रा का चलन वेग होता है वैसे वस्तुओं की भी चलन वेग होता है। तो वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा की गई है, बताया नहीं गया। वस्तुएं भी उत्पादन से उपभोग के बीच में कई बार खरीदी बेची जाती हैं। जो वस्तुएं होती हैं वो कई बार खरीदी और बेची जाती हैं। अतः मुद्रा परिमाण सिद्धांत में जो वस्तुओं का चलन वेग है उसकी अपेक्षा की गई है, उसके बारे में नहीं बताया गया। आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है जिसमें हमने फिशर क्यूटीएम के बारे में पढ़ा कि फिशर ने क्या कहा है कि कीमत और मुद्रा की मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध होता है। फिर उसने परचेजिंग पावर के बीच और मुद्रा के बीच विपरीत संबंध बताया है और ये कर्व बनता है आयताकार अति प्रबल्य। एक्सटेंशन ऑफ फिशर इक्वेशन, क्रिटिसिज्म। आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।